हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट्स में क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट। ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम गुड्स। क्वेश्चन नंबर 82 है, अ राइज इन प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी थ्योरी लीड्स टू। जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस आते हैं, उसमें इंक्रीज होता है, तो यूटिलिटी थ्योरी क्या कहती है? कोई भी चेंज नहीं होगा यूटिलिटी में, शिफ्ट होगा इन आपके इंडिफरेंस कर्व में, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा, या फिर अदर गुड्स के डिमांड या यूटिलिटी में इंक्रीज होगा। तो यूटिलिटी थ्योरी कहती है कि अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वेयर द कंज्यूमर स्विचेज द चीपर ऑल्टरनेटिव। जैसे जैसे प्राइस के गुड्स बढ़ने लगेंगे, वो क्या करता है कि जो सस्ती वस्तुएं हैं उसकी तरफ शिफ्ट होने लगता है, सब्सटीट्यूट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इफ़ अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन टू कंजम्पशन बंडल ए एंड बी इट इंडिकेट्स दैट। ये बोल रहा है कि जो इंडिफरेंस जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए को कंज्यूम करे चाहे बी को कंज्यूम करे। तो इसका मतलब क्या होता है? दे डिराइव द सेम यूटिलिटी फ्रॉम बोथ बंडल। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे वो पहला बंडल चूज करे चाहे दूसरा बंडल चूज करे, दोनों में से यूटिलिटी क्या हो रही है? सेम मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन कार्डिनल यूटिलिटी द यूटिलिटी फंक्शन इज यूज्ड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो कार्डिनल और ऑर्डिनल ये क्या होता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो अब कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? क्वांटिटी प्रेफरेंसेज एंड अलाउ कंपैरिजन बिटवीन ऑल्टरनेटिव, ड्रॉ द बजट लाइन, जनरेट डिमांड कर्व एंड रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये कंपैरिजन क्रिएट करता है, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, नंबर्स के माध्यम से हम जो सेटिस्फेक्शन लेवल है चाहे क्वांटिटी प्रेफरेंसेज हैं वो सब डिनोट करते हैं कार्डिनल में। तो यूटिलिटी फंक्शन किस तरीके से जनरेट की जाती है? एक क्वांटिटी प्रेफरेंस क्रिएट करते हैं, प्लस उसके साथ साथ जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एजम्पशन इन ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब क्या है कि जब हम लोग ऑर्डर्स में प्रेफरेंसेस को लिखते हैं तो ये क्या बताता है, क्या क्या इसके एजम्पशंस है? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर ऑलवेज ट्रांजिटिव, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इन यूटिल्स। तो ये किसका पार्ट हो जाता है? कार्डिनल का। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। कंज्यूमर रैंक ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन देयर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो ये ऑर्डिनल में क्या होता है? कंज्यूमर के जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको उनके सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इफ अ कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड्स द इंडिफरेंस कर्व विल बी। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन है अगर अपने एक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को त्यागता है, तो जो त्याग की दर होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किस तरीके से रहता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि जो मुख्य बिंदु है इसकी तरफ झुका हुआ रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज डिक्रीज्ड द कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस। जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो कंज्यूमर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बोथ, और नो इफेक्ट ऑन यूटिलिटी। तो जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं तो वो क्या करता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जैसे मान लेते हैं अगर 2 प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, ए और बी, एक 2 रुपये का मिल रहा है, एक 3 रुपये का मिल रहा है, टोटल कंज्यूमर के पास 10 रुपये हैं। तो वो क्या कर रहा है? मान लेते हैं 2 प्रोडक्ट वो ए का ले रहा है, यानी कि 4 रुपये ए पे खर्च कर रहा है, और वहीं पर वो 2 प्रोडक्ट अगर बी का भी ले रहा है 6 रुपये इसके ऊपर खर्च कर रहा है। अब ये बोलता है कि प्राइजेस डिक्रीज हुए हैं, 10 रुपये उसके पास टोटल था, अब प्राइस डिक्रीज होने की वजह से वो क्या कर सकता है? किसी प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूशन को बढ़ा सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के जो कंजप्शन है उसको बढ़ा सकता है जिस प्रोडक्ट के प्राइजेस डिक्रीज हुए हैं। तो अब उसकी वजह से क्या होगा? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट उसको मिलेगा। साथ ही साथ में क्या होगा कि उसके पास इनकम में उसके जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। जो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट मिलेंगे, सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इम्प्लाइज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स द कंज्यूमर टेंड्स टू। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बताता है कि जब प्रोडक्ट के प्राइजेस कम होते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है? बाई मोर ऑफ द cheaper good and less of other, adjust their preferences completely, increase their income expenditure on all goods। तो जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो जब प्राइजेस कम होते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है? बाई मोर ऑफ चीपर गुड, जो सस्ती वस्तु है उसका कंजप्शन वो ज़्यादा कर देता है, और जो बाकी के गुड्स है उनका कंजप्शन कम कर देता है।
क्वेश्चन नंबर 89 है द इनकम इफेक्ट रिफर्स टू। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? द चेंज इन डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम रियल इनकम इंक्रीजेज। जब कंज्यूमर के रियल इनकम में इंक्रीज होता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि जब गुड्स के प्राइजेस चेंज हुए हैं तो उसकी वजह से कंज्यूमर का क्या चेंज हुआ है? परचेजिंग पावर। रियल इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या चेंज होता है? चेंज इन डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम रियल इनकम इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 90 है इफ द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेज एंड द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव लीड्स टू कंज्यूमिंग लेस ऑफ दैट गुड इट इंडिकेट्स दैट द गुड इज। अब ये जनरली क्या होता है कि जब प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड में इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें जब प्राइजेस उनके कम होते हैं तो उनके डिमांड भी कम कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर गुड। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका गिफेन गुड का भी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो यहाँ बोला है जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है। इनकम इफेक्ट जब इनकम बढ़ती है और उसके साथ साथ जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है आप बोल सकते हैं, या फिर प्राइजेस ऑफ गुड डिक्रीज होते हैं और जो गिफेन गुड्स होते हैं उनके डिमांड को भी डिक्रीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इंडिफरेंस कर्व में किस तरीके से दिखाया जाता है? अ मूवमेंट along द सेम इंडिफरेंस कर्व। ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखाता है। जैसे आप इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना रहता है तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इस तरीके से, तो उसको एक ही इंडिफरेंस कर्व में जो मूवमेंट होता है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज द कंज्यूमर विल ऑलवेज बाय लेस ऑफ द गुड, ओनली बाय मोर ऑफ द गुड इफ टोटल इनकम इंक्रीजेज, एडजस्ट देयर कंजम्पशन बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या कहती है कि जब प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर क्या करता है कि अपने कंजम्पशन को मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू गुड्स बिकम पैरेलल। जब दो गुड्स के बीच में इंडिफरेंस कर्व पैरेलल हो जाते हैं तो यानी कि जो दो गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होता है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताता है? तो ये बताता है आपका, जैसे जब हम लोग टोटल प्रोडक्ट और एमपी और एपी के बारे में पढ़ते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसके बाद से एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जैसे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जो आपका टीपी है, और ये इस तरीके से है आपका एपी, यहाँ पे है टीपी और ये है आपका एमपी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपका जो एमपी है वो मैक्सिमम पे है, और इसी से जब हम लोग जस्ट ऊपर देखते हैं तो जो आपका टीपी रहता है वो बढ़ता है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। तो ऑप्शन में आपके ये भी दे सकता था कि जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट में घटना स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्कूम्पीटर प्रॉफिट सर्व्स एज। स्कूम्पीटर के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव फोकसेज ऑन। थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव किस पे फोकस करती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में चलती रहे, एंश्योरिंग बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 97 है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एक क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन किसने दिया है? तो जॉन रॉबिन्सन ने। अब इसमें बोला है कि इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्या बोले थे, तो वो बोलती हैं कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। क्वेश्चन नंबर 98 है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड ऑफ इनोवेशन। तो इसके पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि जोसेफ स्कूम्पीटर बोलते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन शेयर होल्डर थ्योरी बिजनेस शुड। फ्रेडमैन के शेयर होल्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूट इक्वल डिविडेंड टू स्टेक होल्डर्स। तो ये बोलते हैं फोकस ओनली ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 100 है द गेम थ्योरी अप्रोच इन इकोनॉमिक्स इन हाईलाइट्स। तो गेम थ्योरी अप्रोच आपका ओलिगोपोली का एक पार्ट है, जब हम लोग वहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइस लीडरशिप थ्योरी के बारे में, कोल्यूजन के बारे में, वैसे एक थ्योरी है गेम थ्योरी। अब ये गेम थ्योरी क्या कहती है कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्म करिए जिससे जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए प्रॉफिट को अर्न करें, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को फॉर्म करते हुए। क्वेश्चन नंबर 101 है द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल इनकॉर्पोरेट्स। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो ये कहता है कि बैलेंसिंग शेयर होल्डर रिटर्न्स विद एथिकल प्रैक्टिसेस। जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हुए आप शेयर होल्डर्स के रिटर्न को बैलेंस करिए।
क्वेश्चन नंबर 102 है मैनेजरल डिस्क्रिएशन थ्योरी असर्ट दैट। मैनेजरल डिस्क्रिएशन थ्योरी में क्या बताया जाता है? मैनेजर ऑलवेज एक्ट इन बेस्ट इंटरसेक्ट टू शेयर होल्डर। मैनेजर्स बैलेंस पर्सनल यूटिलिटी विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। शेयर होल्डर डिक्टेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग इज डिसेंट्रलाइज टू कस्टमर। तो मैनेजरल डिस्क्रिएशन में ये देखा जाता है कि जो मैनेजर होता है वो अपनी पर्सनल यूटिलिटी को ऑर्गेनाइजेशनल यूटिलिटी के साथ बैलेंस करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 103 है स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंक्लूड। स्टेक होल्डर में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैलेंसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कम्युनिटी बेनिफिट एंड इन्वायरमेंटल केयर। क्वेश्चन नंबर 104 है अकॉर्डिंग टू डायनेमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज होना, गतिशील होना। तो उसमें हम लोग क्या फोकस करते हैं? एडेप्ट एंड रिलाइन गोल्स बेस्ड ऑन चेंजिंग इन्वायरमेंट। अपने पर्यावरण के हिसाब से आप अपने गोल्स को चेंज करते रहिए, उसके हिसाब से उसको अडॉप्ट करते रहिए। अकॉर्डिंग टू 105 इन पेनरोज थ्योरी ऑफ फर्म ग्रोथ डिपेंड्स ऑन। तो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी अगर पूछता है कि किसने दिया हुआ है और पेनरोज ऑप्शन में है तो पेनरोज ही उनका आंसर होगा। अगर पेनरोज ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, ज़्यादातर जगह पे टी.आर. मैरिस का नाम दिया रहता है। तो टी.आर. मैरिस उसको डेवलप किए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम कौन दिया था? तो पेनरोज दिए थे। पेनरोज थ्योरी ऑफ फर्म ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन। ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? तो वो फर्म्स के इंटरनल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है साइरेट एंड मार्च आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग गोल। साइरेट और मार्च के अकॉर्डिंग गोल जो फर्म की ऑब्जेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करती है? तो प्रॉफिट, सेल्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर पे। क्वेश्चन नंबर 107 है मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल डिस्टिंगाइज बिटवीन। मैरिस का ग्रोथ मॉडल किस पे बेस्ड करता है? तो ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। ये बोलते हैं कि इनके बीच में बैलेंस करिए कि जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है उसके साथ साथ जो कैपिटल की सप्लाई है उनके बीच में बैलेंस करना, उनके बीच से ग्रोथ करना। क्वेश्चन नंबर 108 है हु आर्ग्यूड दैट CSR अलाइन विद द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो ये बोले थे पीटर एफ ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 109 है विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरल डिस्क्रिएशन फोकसेज ऑन। जो विलियमसन का मॉडल है मैनेजरल डिस्क्रिएशन वो किस पे फोकस करता है? तो मैनेजर को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं एंड ग्रोथ इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की जगह पे मैनेजर को क्या ग्रोथ मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 1010 है हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म बिहेवियर अप्रोच। तो मार्केट स्ट्रक्चर और फर्म बिहेवियर अप्रोच किसने दिया है? एडवर्ड चैम्बरलिन। विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी किसने दिया है? विलियम बेमॉल। क्वेश्चन नंबर 112 है व्हाट ऑब्जेक्टिव डज सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल एम्फेसाइज। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल में किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? तो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू सेल में, यानी कि शॉर्ट टर्म में आप जितना अधिक से अधिक सेल्स को अपने बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा दें, उस पर फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है विच ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड बाय मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल। मैरिस के ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल में किस पे फोकस किया जाता है? तो सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 114 है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 115 है सेटिस्फाइंग बिहेवियर एज्यूम्स दैट। ये किस में बिहेव करते हैं? जो सेटिस्फाइंग बिहेवियर फर्म थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है? तो वो फोकस करती है सेटल फॉर एन एडिक्वेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचकर, परफॉर्मेंस पे पहुंच करके जब अपने आप को आप सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं, संतुष्ट फील करते हैं, तो वो एक फर्म की ऑब्जेक्टिव होती है। तो सेटल फॉर एन एडिक्वेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 116 है व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एम आर इज। जब डिमांड इलास्टिक है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पर लागू हो रही है तो उस टाइम पे ए आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ए आर एम आर से ज़्यादा होता है। 117 है इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अगर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 - 1/E। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला है कि एम आर इज इक्वल टू ज़ीरो है। ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि जो इलास्टिसिटी है अगर वो 1 हो जाती है तो ए आर 1 - 1/1, ये कट करके 1 हो जाएगा। तो 1 बेसिक मैथ्स की चीज़ें हैं कि ए आर ब्रैकेट में क्या था आपका 1 - 1/1, इलास्टिसिटी 1 है तो ए आर
मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये कट गया तो 1 बचा, तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा, और AR मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा क्या, 0। तो MR बोला है 0 है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, = 1 हो जाएगी। ये फॉर्मूले में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 118 है, व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक, अगर डिमांड इन इलास्टिक है, अब फुली इन इलास्टिक नहीं बोला है, डिमांड इन इलास्टिक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर आप प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 119 है, द स्लोप ऑफ MR इज, स्लोप ऑफ MR वो क्या होता है, हाफ ऑफ AR, इक्वल टू AR, ट्वाइस ऑफ AR और इंडिपेंडेंट ऑफ AR, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ AR। क्वेश्चन नंबर 120 है, एट द मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व इलास्टिसिटी इज, तो ये =1 होती है। जब लीनियर डिमांड कर्व होता है यानी कि एक लाइन में रहता है, तो मिड पॉइंट पे यानी कि एक बिंदु पर इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, तो वो =1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, इफ़ AR इज़ कॉन्स्टेंट MR विल बी, अगर AR कॉन्स्टेंट है, AR में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो जो MR होगा वो क्या हो जाएगा, =AR हो जाएगा। कई सारी चीज़ें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे अगर आपको मार्केट के बारे में पता है तो ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है, जहाँ पे AR = MR = D होता है। इसका मतलब क्या है कि AR में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, AR में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो MR में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 है, व्हेन MR इज नेगेटिव द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अगर MR नेगेटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग अगर फॉर्मूले को याद करें तो क्या था, AR किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 - 1/E। अगर इसको हम लोग कम कर दें तो ये माइनस किससे होगा, 1 से, तो 1/, अगर ये आ जाता है आपका 0.5, माइनस होने के बाद ये टोटल क्या हो जाएगा, कम आएगा, और जब कम आएगा तो उसके मतलब क्या हो जाएगा, जो MR है वो नेगेटिव में चला जाएगा। 1 माइनस कुछ भी पॉइंट आ जाते हैं, मान लेते 0.5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, -0.5, और -0.5 को हम लोग AR से मल्टीप्लाई करेंगे तो MR आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लेस देन 1 जब रहता है तो आपका MR नेगेटिव में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, MR = AR इन विच मार्केट स्ट्रक्चर, ये अभी बताया है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, उस जगह पे MR AR और डिमांड कर्व एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, अ मोनोपोलिस्ट MR इज नेगेटिव व्हेन डिमांड इज, तो अगर मोनोपोलिस्ट है उसका MR नेगेटिव कब होगा, जब उसके जो डिमांड कर्व है वो इन इलास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, इन अ लीनियर डिमांड कर्व MR इज 0 व्हेन द डिमांड इज, अगर इलास्टिसिटी क्या रहे कि MR = 0 हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने अभी फॉर्मूले पे सॉल्व किया है कि अगर E = 1 होता है तो आपका MR किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग AR एंड MR और AR का यूज करते हुए हम लोग इलास्टिसिटी को किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला आपका होता है MR = AR मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/E। क्वेश्चन नंबर 127 है, इफ़ AR = 10 MR = 5 द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अगर इलास्टिसिटी कितना रखें कि हमारा जो AR है वो MR का 2 गुना है, AR = MR मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो AR आपका 10 है और MR क्या है, 5 है, यानी कि MR = हाफ ऑफ AR, या फिर आप बोल सकते हैं कि AR = ट्वाइस ऑफ MR। उस टाइम पे क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन में आपके कभी कभी इस तरीके से भी दे सकता है कि इलास्टिसिटी = 2, तो MR और AR के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो MR क्या होता है, हाफ ऑफ AR होता है। फॉर्मूले की हेल्प से भी आप चाहेंगे तो कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखें कि MR 5 है = 10 ब्रैकेट में 1 - 1/E। अब इसको सॉल्व करिए, अब जब सॉल्व करेंगे तो आपके E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 128 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है, किस पॉइंट पर, जब AR = MR हो जाएगा, MR ग्रेटर देन है, MR 0 है, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, तो इसमें 2 आंसर सही हो जाएंगे आपके, AR = MR और डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, दोनों आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग क्या देखते हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इनफाइनाइट है, और ऐसे टाइम पे AR = MR होता है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका B और D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, MR इज लेस देन 0 टोटल रेवेन्यू इज, MR क्या हो रहा है आपका
ज़ीरो से भी कम होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। और जब नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 130 है, द प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, उसके मिड पॉइंट पर आपका प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या फिर आपको कुछ सजेशन देना होगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।